नमस्कार, एसएजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका ने भी इतिहास लिखा है। वहां संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका ने एक बार अपना फिर से राष्ट्रपति चुन लिया है। इससे दक्षिण अफ्रीका समेत ग्लोबल साउथ के देशों में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। भारत G20 से ही ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में चल रही G7 में भी ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में 2 सप्ताह पहले हुए आम चुनावों में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 40% मत हासिल हुए हैं। इसके बावजूद देश की संसद ने उन्हें 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए सिरिल रामफोसा को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। उन्हें शुक्रवार आधी रात राष्ट्रपति चुना गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुए सत्र में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन, बार बार व्यवधान तथा लंबी मतदान प्रक्रिया को लेकर के चर्चा हुई। ANC ने DA, एकांत फ्रीडम पार्टी और पैट्रियाटिक फ्रंट के साथ गठबंधन किया। कुछ लोगों ने इस गठबंधन को दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक नए युग के रूप में स्वागत किया है, जो सुलह का एक मजबूत संदेश देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, ऐसा मानते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि ANC ने DA के साथ जो गठबंधन किया है वो नागरिकों के साथ में धोखा है। DA पहले विपक्ष में था तथा उसने 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ANC ने पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही उनकी नीतियों का विरोध किया है। उधर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लोकसभा चुनाव में अहंकार की वजह से बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ गया है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने को उनका अहंकार का नतीजा बता दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की पूजा करते हैं उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दे दिया, उनको बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के अंदर एक सियासी तूफान सा खड़ा हो गया और विरोधियों ने भी बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो कह दिया कि पिछले 10 साल से RSS खुद सत्ता के मजे लूट रहा था, अब जब चुनाव के नतीजों से झटका लग गया तो उन्हें अहंकार की याद आ रही है। तो संजय राउत ने कहा कि पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती रही, बदले की राजनीति करती रही, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही। अब भी संघ को यदि बीजेपी की गलतियां समझ में आ गई है तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दे। इंद्रेश कुमार के बयान पर अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी उनको घेर दिया। सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इस बार चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इंद्रेश कुमार अपने मिशन में नाकाम रहे, इसलिए अब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर मामला बढ़ता देख अब इससे किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ने की कोशिश की। संघ के नेता भी इंद्रेश कुमार के इस बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके कहने का मतलब तो ये नहीं था जो लगाया जा रहा था। उन्होंने तो बस इतना कहा कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी है, राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर है। उधर बाबा रामदेव, उन्होंने भी कहा कि राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और आपस में भी हम सब एक दूसरे के हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय या विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। रामदेव ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और जवाब भी दिया। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सरकार से अपेक्षाओं का भी जिक्र किया और कहा कि देश के सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, PM मोदी देश को साथ लेकर के आगे जरूर बढ़ेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में इटली पहुंचे, जहां उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों तथा बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पे आपसी सहमति व्यक्त हुई। एक दिवसीय यात्रा के अंत में शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। बड़े अच्छे सीन आए, सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए इटली के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
विदेश मंत्रालय ने बैठक के बारे में जारी विज्ञप्ति में कहा कि नेताओं ने खुले एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने के प्रति बद्धता जताई है तथा भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की है। क्षेत्र में चीन के आक्रामक गतिविधियों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों नेता मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना साझा दृष्टिकोण को पूरा करने के खातिर तैयारी रूपरेखा के तहत क्रियान्वयन किए जाने वाली संयुक्त गतिविधियों के लिए तत्पर हैं। इसने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है तथा भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूती करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलमार्ग, पोत परिवहन की परिकल्पना की गई है ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम देशों के बीच जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। IMEC को समान विचारधारा वाले देशों द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के समक्ष रणनीति प्रभाव हासिल करने के पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के अपुलिया में जॉर्जिया मेलोनी से उनकी जो मुलाकात रही वो बेहद खास रही है। पीएम मोदी ने इस बार भारत की संस्कृति परंपरा के अनुसार जॉर्जिया मेलोनी को हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। इसके बाद इटली के पीएम ने भी उसी अंदाज में मोदी का अभिवादन किया। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन के दौरान पीएम मोदी ने देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ में कसीदे पढ़े। पीएम मोदी ने देश की चुनावी प्रक्रिया को पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। G7 समिति को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 संघ उनके देश का संवाद और सहयोग जारी रहेगा। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है।